लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत को मिला पहला प्राइवेट रॉकेट, विक्रम साराभाई पर रखा गया नाम। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बदलाव के संकेत, सीजेआई ने कहा 1 दिसंबर तक करें इंतजार। और यूपी में एसआईआर को लेकर 81 मामले दर्ज, अभियान में लापरवाही बरतने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पहले निजी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम 1 को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। 26 मीटर ऊंचा ये रॉकेट 300 किलोग्राम तक सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जा सकेगा और इसका पहला लॉन्च अगले साल होगा। मोदी ने स्काई रूट के नए इन्फिनिटी कैंपस का भी उद्घाटन किया। स्काई रूट के संस्थापक आईआईटी और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पवन चंदना और भरत ढाका हैं, जिन्होंने 2022 में सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। पीएम ने कहा कि स्पेस सेक्टर में किए गए सुधारों के कारण आज 300 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो देश को वैश्विक रॉकेट निर्माण में अग्रणी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। भारत के स्पेस इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर बड़ी उड़ान भर रहा है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस भारत की नई सोच, इनोवेशन और सबसे बड़ी बात यूथ पावर का प्रतिबिंब है। देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में बड़े सुधारों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से कुछ नया लागू होगा। केस मेंशन करने आए वकील से उन्होंने कहा 1 दिसंबर तक इंतजार करें, हम आपके मुद्दे जानते हैं, जिक्र की जरूरत नहीं। जस्टिस सूर्यकांत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सुधारों का पहला सेट 1 दिसंबर से लागू होगा। इसमें खासकर केस मेंशनिंग सिस्टम में बड़े बदलाव शामिल हैं। नए नियमों के तहत वकीलों को मेंशनिंग के लिए फिजिकल रूप से कोर्ट आने की जरूरत नहीं होगी और उनका कीमती समय बचाया जा सकेगा। उन्होंने पद संभालते ही पुराने पेंशनिंग तरीकों पर एतराज जताया था। सिर्फ अर्जेंट मामलों के लिए ही उसी दिन लिस्टिंग होगी, अन्य मामलों में वकीलों को मेंशनिंग स्लिप के जरिए अनुरोध करना होगा। रजिस्ट्री इसे जांचकर लिस्ट करेगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने के आरोप में 21 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें शिक्षक, नगर निगम कर्मचारी, जीडीए स्टाफ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज इस एफआईआर में कहा गया है कि ये बीएलओ जानबूझकर मतदाता सूची संशोधन के काम में घोर लापरवाही कर रहे थे। गाजियाबाद से पहले नोएडा में 60 से अधिक, बरेली और बहराइच में भी कई कर्मचारियों पर इसी तरह के मुकदमे हो चुके हैं। 4 दिसंबर तक पूरा डेटा चुनाव आयोग के सिस्टम में अपलोड करना है, जिसके चलते अधिकारियों का दबाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच बरेली के परधौली गांव में बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ सहायक अध्यापक सर्वेश कुमार गंगवार का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे अपने प्राथमिक विद्यालय में काम कर रहे थे। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ ने परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है। सर्वेश कुमार के भाई का कहना है कि काम के भार के चलते उनके भाई की मौत हुई है। वो देर रात तक काम करते थे। बता दें कि यूपी में अब तक एसआईआर ड्यूटी करने वाले 4 लोगों की मौत हो चुकी है। रात में काम करते थे क्योंकि साइट जो है दिन में नहीं चल पा रही थी। रात में काम करते थे, 11-12 बजे तक लगातार काम कर रहे थे। सुबह उठ के काम करते थे, सोने को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था। काम का लोड ज़्यादा था। वाइफ अभी एक्सपायर हुई थी 2 महीने पहले, सितंबर में एक्सपायर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं टेंशन वो भी रही। बच्चों को देखना, स्कूल छोड़ना, ये सब चीज़ें जिम्मेदारियाँ जब होती हैं तो आदमी टेंशन में रहता है। ऊपर से डांट पड़ती है, वो और समस्या करता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यसभा के बुलेटिन पर हमलावर हैं। बुलेटिन में सदन में जय हिंद, वंदे मातरम और अन्य नारे लगाने पर रोक की सलाह दी गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि जय हिंद और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत और आजादी का नारा है। जो इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
राज्यसभा सचिवालय ने बताया कि ये एडवाइजरी पुरानी है और पहली बार 22 नवंबर 2005 में जारी की गई थी। पिछले 20 साल से ये सांसदों को जारी होती रही है। राज्यसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो, हाँ, तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कर्नाटक में सत्ता के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रहस्यमय पोस्ट लिखकर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने लिखा कि अपना वचन निभाना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। शब्द की शक्ति ही विश्व की शक्ति है। ये संदेश मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर इशारा करता प्रतीत होता है, क्योंकि 2023 में सरकार बनते समय शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच मुख्यमंत्री पद की बारी बारी से साझेदारी का समझौता हुआ था। शिवकुमार लंबे समय से ये दावा करते रहे हैं कि 2 साल बाद यानी 2025 में उनकी बारी आएगी, जबकि सिद्धारमैया ये पद छोड़ने के पक्ष में नहीं दिखते। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री विवाद पर कहा कि भाजपा अपने मन ही मन खुश हो ले। कर्नाटक में अगर कोई नेतृत्व बदलाव होना है तो वो एमएलए और हाईकमान तय करता है। दक्षिण अफ्रीका से घरेलू सरजमी पर 25 साल बाद मिली 0-2 की टेस्ट सीरीज हार के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर कड़ी आलोचना के घेरे में हैं। गुवाहाटी टेस्ट में 408 रन की करारी शिकस्त और 1 साल में दूसरा व्हाइट वॉश झेलने के बाद पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कहा कि भारत का टेस्ट क्रिकेट में डर खत्म हो गया है। इरफान पठान ने बल्लेबाजों की तकनीक और धैर्य पर सवाल उठाए। वेंकटेश प्रसाद ने ऑलराउंडर्स को जबरदस्ती खिलाने और चयन में स्पष्टता की कमी को हार का बड़ा कारण बताया। दूसरी तरफ सुनील गावस्कर और आर अश्विन ने गंभीर का बचाव करते हुए कहा कि जब टीम चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीती थी तब किसी ने कोच की तारीफ नहीं की। हार के लिए अकेले कोच को जिम्मेदार ठहराना गलत है। मैच के बाद गंभीर ने खुद कहा था कि अगर बीसीसीआई को लगता है कि वे सही नहीं है तो फैसला बोर्ड ले सकता है। भारतीय क्रिकेट उनसे बड़ा है। कि जब वो चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जिता दी, उनके जब वो कोच थे और चैंपियनशिप जिता दी, तो आप में से किसी ने कुछ कहा हो कि क्या उनको परमानेंट व्हाइट बॉल का कोच बना दिया जाए? जी, आपने कई सवाल भी पूछे। तो अब यहाँ पे टेस्ट श्रृंखला अगर हार गए तो फिर उन पर उंगली क्यों? जब एशियन चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं तो आप प्लेयरों को श्रेय देते हैं, क्रेडिट उनको देते हैं। तो यहाँ पे जब टीम हारती है तो आप कोच को क्यों जिम्मेवार? भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को हल्की बढ़त के साथ कारोबार समाप्त किया, जब सेंसेक्स 110.87 अंक या 0.13% ऊपर चढ़कर 85,720.38 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10.25 अंक या 0.04% की मामूली बढ़त के साथ 26,215.55 पर समाप्त हुआ। सुबह के सत्र में सेंसेक्स 400 अंक से अधिक उछलकर 86,000 के पार पहुंच गया था और निफ्टी ने भी 26,295.55 का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ, लेकिन बाद में लाभ घटकर सीमित रह गया। बाजार की यह सकारात्मक समाप्ति वैश्विक संकेतों और घरेलू निवेशकों के उत्साह से प्रेरित लगती है। हालांकि प्रमुख क्षेत्रों में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं दिखा। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी बाजारों की मजबूती और विदेशी निवेश प्रवाह ने भारतीय सूचकांकों को सहारा दिया, लेकिन मुद्रास्फीति की आशंकाओं ने उत्साह पर ब्रेक लगाया। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।